कोई भी भोज्य पदार्थ जिसे जीव द्वारा खाया अथवा पिया जा सके वह भोजन की श्रेणी में आता है। जीव द्वारा न सिर्फ जीवित रहने के लिए बल्कि स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन जीने के लिए भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर का विकास करते हैं, उसे स्वस्थ रखते हैं तथा शक्ति प्रदान करते हैं। नियोजन से तात्पर्य निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध वैकल्पिक नीतियों, विधियों एवं कार्यक्रमों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है। नियोजन निर्णयन की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रबंधक भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करते हुए एक सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करता है। एक संतुलित आहार वह है जिसमें भोजन के सभी तत्व हों जिनसे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। वह आहार जिसमें भोजन के सभी वर्ग जैसे ऊर्जा देने वाले आहार, शरीर संवर्धन करने वाले आहार और सुरक्षात्मक आहार उचित मात्रा में हों, जिससे कि व्यक्ति को सभी पोषक तत्व प्राप्त हों, संतुलित आहार माना जाता है। विभिन्न आयु वर्ग, लिंग, शारीरिक कार्य, आर्थिक स्थिति तथा शारीरिक स्थिति के अनुरूप संतुलित आहार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आहार का प्रबंधन एक मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया है। सफल आहार नियोजन से व्यक्ति या परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। भोजन सदस्यों की रुचि के अनुसार बनता है तथा उसमें विविधता उत्पन्न होती है। इससे पारिवारिक खाद्य बजट के अनुरूप भोजन का आयोजन हो सकता है। समय व शक्ति की भी बचत होती है। आहार नियोजन व्यक्ति के लिए हो सकता है जैसे किसी विशेष शारीरिक अवस्था जैसे गर्भावस्था, धात्रीवस्था अथवा एक ही उम्र के व्यक्तियों के लिए जैसे हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं हेतु हो सकता है। जब हम परिवार के लिए आहार नियोजन करते हैं तो वह पारिवारिक आहार नियोजन कहलाता है। परिवार में भिन्न भिन्न आयु वर्ग तथा लिंग के सदस्य होते हैं तथा उसी के अनुरूप उनकी आवश्यकताएं भी भिन्न होती हैं। इस स्थिति में परिवार को एक इकाई मानकर आहार नियोजन किया जाता है तथा प्रत्येक सदस्य की दैनिक आवश्यकता, लिंग, उम्र, शारीरिक अवस्था, पसंद नापसंद आदि को ध्यान में रखकर भोजन का प्लान तैयार किया जाता है। आहार नियोजन में मुख्य कंसीडरेशंस इस आयु, एज, वयस्कों की अपेक्षा शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि व विकास बहुत अधिक होता है तथा उसके बाद यह गति कुछ धीमी पड़ जाती है और किशोरावस्था में यह पुनः बढ़कर प्रौढ़ावस्था में मंद हो जाती है। इसी प्रकार से गर्भावस्था और धात्रीवस्था में भी यह गति तीव्र हो जाती है। बालकों में शरीर निर्माण तीव्र गति से होने के कारण शरीर को निर्माणात्मक तत्वों जैसे प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन्स की आवश्यकता अधिक होती है। ऊर्जा संग्रह के लिए भी ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। वयस्क होने पर वृद्धि की दर धीमी पड़ जाती है, किंतु कार्य के लिए तथा
शारीरिक तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। वृद्धावस्था में कार्यक्षमता में भी कमी आने के कारण पोषक तत्वों की मांग और कम होती है। सेक्स या लिंग। पुरुषों और स्त्रियों में शारीरिक भिन्नता के साथ साथ आकार, भार, क्रियाशीलता में भी अंतर होता है, जिसके कारण दोनों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। 10 से 12 वर्ष तक बालक बालिकाओं की वृद्धि एक समान होती है, अतः आवश्यकता भी एक समान होती है। उसके बाद उनके आकार, भार, शरीर परिवर्तन, क्रियाशीलता तथा वृद्धि व विकास में अंतर आने लगता है और उसी के अनुसार पोषक तत्वों की आवश्यकता में भी भिन्नता आ जाती है। पुरुषों में शरीर भार, आकार तथा क्रियाशीलता अधिक होने के कारण उन्हें स्त्रियों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अभी तक यह माना जाता था कि महिलाओं में माहवारी होने के कारण उनकी लौह तत्व की आवश्यकता अधिक होती है, किंतु 1998 में ICMR द्वारा दिए गए RDA या प्रस्तावित आहारीय मात्राओं से यह स्पष्ट होता है कि लौह तत्व की मात्रा भी पुरुषों में अधिक होती है, अतः उसकी आवश्यकता भी अधिक होती है। लौह लवण का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन ग्रहण करना और इसकी आवश्यकता शरीर के क्षेत्रफल के अनुसार होती है। अतः पुरुषों में शरीर आकार ज़्यादा होने के कारण से उन्हें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और इसीलिए लौह लवण भी अधिक चाहिए। फिजियोलॉजिकल स्टेट या विशिष्ट शारीरिक अवस्था। कुछ विशेष शारीरिक अवस्था जैसे गर्भावस्था, धात्रीवस्था आदि में पोषण मांग बढ़ जाती है। गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री के शरीर में भ्रूण विकसित हो रहा होता है, जिसकी वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। अतः गर्भवती स्त्री को स्वयं की आवश्यकता के साथ साथ गर्भस्थ शिशु के लिए भी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। साथ ही धात्रीवस्था की तैयारी भी शरीर प्रारंभ कर देता है, जिसके लिए भी पोषण मांग बढ़ जाती है। धात्रीवस्था में अर्थात शिशु के जन्म के पश्चात शिशु अपने पोषण के लिए पूर्णतः माँ पर निर्भर करता है। यह पोषण उसे माँ के दूध से प्राप्त होता है। इस दूध के निर्माण तथा उसकी पौष्टिकता के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनकम लेवल या आर्थिक स्थिति। आय के अनुसार परिवारों को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उच्च आय वर्ग या हाई इनकम ग्रुप, मध्यम आय वर्ग या मिडिल इनकम ग्रुप तथा निम्न आय वर्ग या लो इनकम ग्रुप। ये आय वर्ग परिवार की मासिक अथवा वार्षिक आय के आधार पर निर्धारित होते हैं। निम्न आय वर्ग में आय सीमित होती है, मध्यम आय वर्ग बीच की श्रेणी है तथा उच्च आय वर्ग या हाई इनकम ग्रुप वह है जिनके पास आय अधिक मात्रा में है, अर्थात वे संपन्न वर्ग की श्रेणी में आते हैं। उच्च वर्गीय तथा मध्यम वर्गीय परिवारों की अपेक्षा निम्न वर्गीय परिवारों का आहार नियोजन कठिन होता है, क्योंकि आय सीमित होने के कारण
सीमित साधनों व सीमित खाद्य बजट में आहार नियोजन करना होता है। इस स्थिति में परिवार को उत्तम पोषण प्रदान करने के लिए यह ज्ञान होना आवश्यक है कि किन किन भोज्य पदार्थों में कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं तथा उनके क्या ऑल्टरनेटिव्स उपलब्ध हैं। विभिन्न भोज्य पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी कारणवश कोई भोज्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है अथवा बहुत महंगा है तो उसके समान गुण वाले दूसरे भोज्य पदार्थ को आहार में सम्मिलित किया जा सकता है। उच्च आय वर्ग में आय अधिक होने के कारण खाद्य बजट भी अधिक होता है तथा सरलता से सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ, चाहे वह महंगे हों या सस्ते, सम्मिलित किए जा सकते हैं। मध्यम आय वर्ग में आय सीमित होते हुए भी वह खाद्य बजट पर फ्रीली खर्च कर सकता है तथा अपने आहार में महंगे व सस्ते दोनों तरीके के भोज्य पदार्थों का मिश्रण कर भोजन को सुविधापूर्वक संतुलित बना सकता है। मौसमी तथा स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाले भोज्य पदार्थों के साथ वह शौक के लिए महंगे भोजन जैसे विदेशी फल व सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, पनीर आदि को आसानी से अपने आहार में सम्मिलित कर सकता है। एक्टिविटी या कार्यशैली ऊर्जा कार्य करने की शक्ति है। इसकी अभिव्यक्ति एवं माप कैलोरी के रूप में किया जाता है। शरीर द्वारा ऊर्जा का उत्पादन और व्यय, ऊर्जा आवश्यकता तथा भोजन का ऊर्जा मूल्य, ये सभी कैलोरी के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। यंत्र या इंजन की भांति शरीर भी कार्य संपादित करता है। ये कार्य वॉलंटरी अथवा इनवॉलंटरी हो सकते हैं तथा इनके लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब शरीर रेस्ट की अवस्था में होता है, अर्थात विश्राम की अवस्था में होता है या नींद में भी होता है, तब भी शरीर में कुछ कार्य चलते रहते हैं, जैसे श्वास लेना, हृदय का धड़कना, रक्त परिसंचरण, भोजन का पाचन आदि, जिनके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है तो उसे विभिन्न कार्यों जैसे उठना, बैठना, चलना, पढ़ना, खाना आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का कार्य उसकी ऊर्जा आवश्यकता को निर्धारित करता है तथा उसी के अनुसार कई अन्य पोषक तत्वों की मांग भी भिन्न हो जाती है। कार्य के अनुसार व्यक्तियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: साधारण श्रम या सेडेंटरी वर्क, मध्यम श्रम या मॉडरेट वर्क तथा अधिक श्रम या हैवी वर्क। इसी के अनुसार पुरुषों व महिलाओं में पोषण आवश्यकताओं में अंतर आ जाता है। अधिक श्रम करने वाले व्यक्ति को साधारण श्रम करने वाले स्त्री या पुरुष की अपेक्षा अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। साधारण श्रम करने वाले पुरुषों की श्रेणी में शिक्षक, दर्जी, नाई, एग्जेक्टिव्स, मोची, पुजारी, सेवानिवृत्त व्यक्ति, जमींदार, चपरासी, डाकिया इत्यादि आते हैं। मध्यम श्रम करने वाले पुरुष या महिलाओं की श्रेणी में मछुआरा, टोकरी बनाने वाला, कुम्हार, सुनार, खेतीहर मजदूर, कारपेंटर, मिस्त्री, ड्राइवर, घरेलू नौकर इत्यादि आते हैं। भारी श्रम करने वालों में
लुहार, पत्थर तोड़ने वाले, खदान मजदूर, लकड़हारा इत्यादि आते हैं। फूड हैबिट्स, खान पान संबंधी आदतें। भोजन आदतों के अनुसार व्यक्ति को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: शाकाहारी, मांसाहारी तथा अंडाहारी। शाकाहारी या वेजिटेरियन वे लोग हैं जो पेड़ पौधों पर आधारित भोजन से अपना काम चलाते हैं। मांसाहारी अपने आहार में शाकाहारियों के समान आहार के अतिरिक्त मीट, मछली, मांस इत्यादि का सेवन करते हैं। अंडाहारी या एगिटेरियन वे लोग हैं जो शाकाहारी आहार के अतिरिक्त अंडे का प्रयोग करते हैं। इन्हीं के अनुसार वे भोज्य पदार्थों का चयन भी करते हैं। इनके अतिरिक्त एक और श्रेणी है वीगन, जो पशुओं पर आधारित आहार को पूर्णतः वर्जित मानते हैं, जिसमें हर प्रकार के आहार आते हैं, जैसे दूध को भी वो वर्जित रखते हैं। फैमिली एज अ यूनिट, परिवार एक इकाई के रूप में। आहार नियोजन करते समय यदि किसी एक व्यक्ति या एक सी उम्र और लिंग के लिए आहार नियोजन किया जा रहा है तो सिर्फ उस वर्ग विशेष की दैनिक आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। किंतु जब हम परिवार की बात करते हैं तो हमें परिवार में विभिन्न लिंग, आयु वर्ग तथा कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए वह उसके सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार आहार नियोजन करना होता है। इनकी पोषण आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, अतः सभी की पोषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा परिवार को एक इकाई मानते हुए उनके लिए आहार नियोजन किया जाता है।